फूलों इन तितलियों के बीच आकर तो कितना ज्यादा रिलैक्सिंग लग रहा है। काश मैं हमेशा आ पाती। अरे ये तितली कितनी प्यारी है। काजल एक फूलों के बगीचे में बटरफ्लाई की ड्रेस पहनकर रंग बिरंगी तितलियों को देख रही थी। तभी वहां से एक येलो कलर की सुंदर सी तितली उड़कर जाती है। अरे वाह, ये तितली कितनी प्यारी है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। यह सोचकर काजल तितली को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी तितली उड़ जाती है। अरे ये तितली तो उड़ गई, अब मैं क्या करूं? काश मैं भी इनकी तरह उड़ पाती। काजल ये सोचती ही है कि तभी असलियत में उसके पंख निकलते हैं और वो हवाओं में तितलियों के साथ उड़ने लगती है। तभी अरे उठो उठो काजल बिटिया, क्या सोच रही है तू नींद में? काम पर नहीं जाना क्या? काजल अचानक घबराकर उठ बैठती है और इधर उधर देखने लगती है। अरे ये क्या वो सपना था? काश वो हकीकत होता। फिर काजल तुरंत उठकर तैयार होती है और चूल्हे पर नाश्ता बनाने बैठती है। अरे क्या, नाश्ता बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या बनाऊं? तभी काजल की छोटी बहन रानी वहां आती है। दीदी दीदी बहुत भूख लगी है, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? हाँ रुको, परेशान मत हो, मैं भी बनाती हूँ कुछ। घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। आइडिया, कल रात की रोटी बची है, उसे सेक कर चाय के साथ खिला देती हूँ सबको। ये सोचकर काजल ठीक है ऐसा ही करती है और थोड़ी ही देर में सभी को चाय और रोटी सेक कर खिलाती है। ये लीजिए सब लोग, ये खा लीजिए। सबको किसी तरह नाश्ता कराकर काजल जल्दी से अपने काम के लिए निकलती है और कुछ ही देर में तितलियों के फार्म हाउस पहुंचती है। ये क्या काजल, पहले तो तुम इतनी लेट आई हो और ऊपर से ये फटे पुराने कपड़े। हमारी इतनी महंगी तितलियों का गार्डन है यहाँ, लोग तुम्हें देखकर क्या सोचेंगे? हमारी रेपुटेशन सबके सामने खराब हो जाएगी। जी मालिक, माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। काजल सिर झुकाकर अपने काम में लग जाती है। तभी उसका ध्यान तितलियों पर पड़ता है और उन्हें वो देखते रह जाती है। पैसे लेने के टाइम पर तो तुम लोग तुरंत आ जाते हो। अरे काम करने के लिए बुलाया है या तितलियां देखने के लिए बैठी हो? जी वो तो मैं। क्या ये वो? इतना ही शौक तितलियां देखने का है तो काम छोड़कर यही करो। याद रखो, यहाँ नौकर हो तो नौकर की तरह रहो। रोटी खाने के पैसे नहीं है और चले हैं महंगे महंगे सपने देखने। इतना कहकर मालिक गुस्से में वहां से चला जाता है। हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? मैं तो अपनी जरूरतें भी नहीं पूरी कर पाती, ऊपर से लोगों के ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं। क्या गरीब होना कोई पाप है? ये सोचते सोचते काजल अपने आंसू पोंछकर काम पर लग जाती है और इसी गरीबी में कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, माँ मैं काम पर जा रही हूँ, आज चाय लाने में थोड़ी देर हो जाएगी, वहाँ आज बहुत सारे टूरिस्ट आने वाले हैं। हाँ हाँ बेटी, तू जा, अपना ध्यान रखना और रात को आने में ज्यादा देरी मत करना। फिर काजल चली जाती है और ये सब देख रही कुछ पड़ोसने। देखो तो जरा, लड़की इतनी बड़ी हो गई है फिर भी घर वाले उससे काम करवा रहे हैं। अरे अब तो इसकी शादी कर देनी चाहिए, शादी की उम्र हो गई है। अगर अभी शादी नहीं हुई तो ये लोग इतने गरीब हैं कि बाद में कोई लड़का भी नहीं मिलेगा। अरे कहीं उनकी बेटी में कोई खोट तो नहीं है जो लड़का नहीं मिल रहा। शारदा ये बातें सुनकर चुपचाप अंदर चली जाती है। अरे क्या हुआ शारदा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? परेशान ना हो तो क्या करूं? हमारी इस गरीबी की वजह से न जाने हमारी बेटी पर कैसे कैसे लांछन लग रहे हैं। हाँ, काश मेरी हालत ऐसी ना होती तो शायद तुम्हें और काजल को ये सब सुनना नहीं पड़ता और हम अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे से घर में करवा पाते। हमने जितने पैसे उसकी शादी के लिए जोड़े हैं उनसे तो किसी गरीब घर में भी उसकी शादी मुश्किल है। अब तो बस भगवान ही कोई रास्ता दिखाए। वहीं दूसरी तरफ काजल जल्दी जल्दी रास्ते से काम पर जा रही होती है। तभी बचाओ! ये आवाज सुनकर काजल पलट कर देखती है तो वो हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये कौन है? इनका इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट कैसे हो गया? मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। अगर मैं काम पर लेट हो गई तो मालिक बहुत डांटेंगे, लेकिन अगर मैंने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। काजल गहरी सांस लेती है और सोच में पड़ जाती है। मेरे काम से ज्यादा जरूरी किसी की जान बचाना है, मैं इन्हें इस तरह मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। ये फैसला लेने के बाद काजल तुरंत विजय को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और उसका चेकअप करवाती है। फिर कुछ देर बाद, देखिए घबराने की बात नहीं है, उससे पहले ये दवाइयाँ ले आइए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये पैसे तो मैं मकान मालिक के लिए रखी थी, लेकिन अभी ये काम ज्यादा जरूरी है। जी डॉक्टर, मैं अभी तुरंत दवाइयाँ लेकर आती हूँ। फिर काजल दवाइयाँ लाती है और विजय का अच्छी तरह से इलाज करवाती है। फिर शाम को, देखिए मैंने इनका अच्छी तरह से इलाज कर दिया है, अपने घर लेकर जा सकते हैं आप, लेकिन घर में इन्हें फुल बेड रेस्ट देना होगा। लेकिन दरअसल मैं उनकी फैमिली मेंबर नहीं हूँ, वो तो मुझे वो रास्ते में बेहोशी की हालत में मिले हैं तो मैं उन्हें अस्पताल ले आई। अच्छा, तो फिर आप उनके घर वालों को फोन करके इन्फॉर्म कर दीजिए।
डॉक्टर की बात सुनकर काजल तुरंत विजय के घर वालों को फोन करती है और सारी बातें बताती है। क्या विजय का एक्सीडेंट हो गया है? भगवान, ये कैसा धर्म संकट है। जब मेरे बेटे को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं यहाँ दुबई में फंसी हुई हूँ। अब उसकी देखरेख कौन करेगा? अश्विनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी आंटी, परेशान मत होइए। जब तक आप दूसरे शहर से यहाँ नहीं पहुँच जाएंगी तब तक मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगी और इनका अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। इतना कहकर काजल फोन रख देती है और विजय से मिलती है। आप कौन हैं और आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है। एक इंसानियत के नाते से ही सही मैं आपकी मदद कर रही हूँ। जब तक आपके परिवार वाले यहाँ नहीं आते तब तक आप मेरे साथ चलिए। सच में आप जैसी लड़कियां तो आजकल ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। भले आप गरीब हैं लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। इतना कहकर डॉक्टर विजय को डिस्चार्ज कर देता है और काजल विजय जिसके सिर पर और हाथ पर पट्टी बंधी थी उनको लेकर अपने घर आती है और सभी को सारी बातें बताती है। अच्छा, तो बात ऐसी है बेटा। तो बेटा, जब तक तुम यहाँ चाहो तुम रह सकते हो। हाँ, हम सब मिलकर तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और अच्छा किया काजल, तू इसकी मदद कर इसे यहाँ ले आई। जी पापा। अच्छा, अब आप आराम से सो जाइए, रात काफी हो चुकी है। इतना कहकर काजल विजय को बिस्तर पर सुला देती है, खुद जमीन पर सो जाती है। फिर अगले दिन पानी कहाँ है? उसे खाते हुए पानी लेने की कोशिश करता है कि तभी अरे, आपको उठने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पानी देती हूँ। फिर काजल तुरंत विजय को पानी देती है। लगता है आपकी खांसी बहुत बढ़ गई है, मैं आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ। काजल तुरंत चूल्हे पर जल्दी जल्दी काढ़ा बनाती है और विजय को पिलाती है। अब इस तरह काजल विजय का अच्छी तरह से ध्यान रखने लगती है। और फिर एक दिन इस तरह काढ़ा क्यों गिरा रहे हैं? रुकिए, मैं पिला देती हूँ। काजल बिस्तर पर बैठी और अपने हाथों से विजय को काढ़ा पिलाने लगती है। ये कितनी ज्यादा अच्छी लड़की है, मेरा कितना ज्यादा ध्यान रखती है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इससे तभी दरवाजे पर मकान मालिक आता है और चिल्लाने लगता है। काजल उठकर बाहर आती है। अरे भाई, आप क्या सीधे अगले जन्म में भाड़ा देंगे क्या? घर में रहना है और भाड़ा भी नहीं देना है। अगर पैसे नहीं है तो घर खाली कर दो। नहीं, आप ऐसा मत कहिए। मैं कुछ ही दिनों में। क्या कुछ ही दिनों में? अरे 4 दिन से घर पर बैठी है, काम पर नहीं जा रही है, पैसे कहाँ से आएंगे? अगर परसों तक पैसे नहीं दिए तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर गुस्से में धरोहर लाल वहाँ से चला जाता है। ये सब देख रही औरतें तो देख लो, कुछ लोगों की महान बनने की आदत कभी जाएगी ही नहीं। हाँ, वही तो, खुद को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है पर चले हैं दूसरों की मदद करने। काजल अंदर जाती है और विजय को काढ़ा पिलाने लगती है। तभी वहाँ विजय के परिवार वाले आते हैं और ये सारी चीज देखकर भावुक हो जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हम किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करें। आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार एक इंसान ही तो इंसान की मदद करता है। सच में आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। भगवान करे आपकी यह गरीबी दूर हो और आपकी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो। इतना कहकर कृष्णलाल विजय को लेकर अपनी पत्नी के साथ वहां से अपने घर लौट जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद स्टाफ के हाथ का खाना खा खा कर तो हम लोग बोर ही हो गए हैं। लेकिन मम्मी जी, अब मैं अकेले घर का कितना काम करूंगी? अरे, अब तुझे काम करने की क्या जरूरत है? वैसे भी विजय खुद का ध्यान नहीं रखता। इस घर को भी किसी अच्छी बहू की जरूरत है जो इसे संभाले और विजय का भी ध्यान रखे। अरे माँ, आप भी ना, आजकल ऐसी लड़की मिलना सुई में कांटे ढूंढने जैसा है। बात तो सही है, लेकिन याद कीजिए जब विजय का एक्सीडेंट हुआ था तब उसने एक अनजान इंसान की कितनी मदद की थी। सोचिए, अगर वो इस घर की खानदान की बहू बन गई, विजय की पत्नी बन गई, तो वो सबका इस घर का कितना ध्यान रखेगी। विजय, तू इतना चुप क्यों है? तुझे उस लड़की से शादी करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल मुझे खुद वो लड़की पसंद है, बस मैं बोल नहीं पाया। आखिरकार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? वही लड़की जिसने विजय की जान बचाई थी और उसकी देखभाल भी की थी। नहीं, चाहे जो भी हो, इस करोड़पति खानदान की बहू वो गरीब झोपड़ी में रहने वाली लड़की नहीं बन सकती। बहू गरीब और अमीर से क्या फर्क पड़ता है? और फिर अगर विजय को कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे क्या दिक्कत है? तुम सब मेरा फैसला सुन लो, अब तो इस घर की बहू वही बनेगी। अपना फैसला सुनाकर गंगा देवी वहाँ से चली जाती है और फिर अगले ही दिन पूरा परिवार रिश्ता लेकर काजल के घर पहुँचता है। अरे, आप लोग कौन है? मैं विजय की माँ हूँ। आपकी बेटी ने मेरे बेटे की जान बचाई है। इस तरह अचानक आप यहाँ? हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। क्या सच में? देखिए, हम जानते हैं बहुत जल्दी है, बिना इन्फॉर्म किए आ गए हैं, इसके लिए हम माफी चाहते हैं।
आप इतने अमीर होने के बावजूद हम जैसे गरीबों से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? वही तो, दिमाग खराब हो गया है इन लोगों का। एक करोड़पति खानदान की बहू इस झोपड़ी में रहने वाली लड़की को बनाने आए हैं। अमीरी गरीबी से हमें फर्क नहीं पड़ता। आपकी बेटी में वो सब गुण हैं जो हमारे घर और खानदान को संभालने के लिए एक सर्वगुण संपन्न बहू में होने चाहिए। वैसे आपको इस रिश्ते से कोई ऐतराज तो नहीं? अरे नहीं नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम बहुत खुश हैं कि आप लोग जैसे अच्छे घर खानदान में हमारी बेटी की शादी होगी। फिर दोनों परिवार की आपसी सहमति के साथ रिश्ता तय होता है। कुछ दिन बीतते हैं और धूमधाम के साथ शादी हो जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त, बहू तुम अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। कहाँ मैं उस गरीब घर में रहती थी और कहाँ अब कितना बड़ा और भव्य घर है। यह सोचते सोचते काजल गृह प्रवेश करती है। अरे क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हैं आप? और क्या सोचेगी, यही सोच रही होगी कि कहीं ये सपना तो नहीं। आखिरकार इतनी बड़ी लॉटरी जो लग गई है इसकी, झोपड़ी से उठकर सीधा महल में जो आ गई है। बहू ने अभी अच्छी तरह गृह प्रवेश भी नहीं किया है और तुम ताना मार रही हो। चुप करो। बहू तू थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में आराम कर। चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। फिर अनोखी ही काजल को उसके कमरे में छोड़ती है। ये कमरा कितना बड़ा है, मेरा घर भी इससे छोटा था। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है। विजय की बात सुनकर काजल सो जाती है और फिर अगली सुबह नहा धोकर तैयार होकर किचन में पहुंचती है। आज मेरी पहली रसोई है। एक काम करती हूँ, रायता, बिरयानी, आलू पराठे, पनीर, चीज, दाल, पनीर की सब्जी, ये सब बना लेती हूँ। फिर काजल एक से बढ़कर एक पकवान बनाती है और सभी को खिलाती है। वाह, इतने दिनों बाद बहू के हाथ का खाना खाकर मजा ही आ गया। बहू तूने क्या बनाया है, इस स्वाद का तो जवाब नहीं। हाँ हाँ, हम गरीब हैं, कुछ और आता नहीं, कम से कम खाना तो आएगा। सभी करिश्मा की बात को अनदेखा करते हैं और काजल को एक से बढ़कर एक तोहफे देते हैं। और फिर शाम को, मेरी मानो तो भैया भाभी को हनीमून के लिए पेरिस ले जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी बहू के पास वीजा नहीं है। हाल फिलहाल में बहू और विजय कहाँ घूमने जाएंगे ये सोचो। तो बहू तुम ही बताओ, कहाँ जाना चाहती हो? हम लोग बटरफ्लाई के फार्म हाउस क्यों ना जाए? हाँ ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो हम वहीं घूमने जाएंगे। अगले दिन काजल और विजय तैयार होकर घूमने निकलते। तुम्हें ये जगह कब से पसंद है? मुझे तो ये जगह बचपन से ही पसंद है। पहले मैं यहाँ काम क्या करती थी और अब आपके साथ घूमने आई हूँ, बस इतना ही फर्क है। बटरफ्लाईज के बारे में जानने का इतना ज्यादा शौक है? हाँ, मुझे तो बचपन से ही बटरफ्लाई थीम, बटरफ्लाई की सारी चीजें अच्छी लगती हैं। फिर दोनों इस तरह आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए पूरा फार्म हाउस घूमते हैं और फिर रात तक घर लौटते हैं। अब इसी तरह काजल सभी के साथ गोल्ड मिल जाती है और अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने लगती है। फिर 2 दिन बाद, अरे तुम दोनों की वजह से ना मुहूर्त बीत जाएगा। अरे जल्दी तैयार हो बहू, मायके में पग फेरे की रस्म के लिए जाना है। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ, चलिए। हाँ हाँ, मैं भी तैयार हूँ, चलिए चलते हैं इस गरीब के घर। फिर सभी लोग बहू के मायके पहुंचते हैं। कार से उतरते ही आस पड़ोस के लोग देखकर कहते हैं, अरे अरे, ये लोग कौन हैं? अरे सुना है काजल के ससुराल वाले हैं, चलो चलकर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ काजल के ससुराल वाले काजल के घर के अंदर जाते हैं। शारदा सभी को देखकर बहुत खुश होती है और अच्छी तरह से सबका स्वागत करती है। तभी वहाँ पड़ोसी भी आ जाती हैं। हम बस काजल के ससुराल वालों से मिलने आए थे, आखिरकार हमारी पड़ोस की लड़की है। अब तो आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हाँ वो तो है, भगवान की कृपा से काजल की शादी इतने अच्छे घर में जो हो गई है। और काजल बिटिया, दामाद जी, अब तो आप लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सोचिए। हाँ काजल, अब तुम्हारी तितलियों से खेलने के दिन गए। अब एक छोटे से बच्चे को गोद में खिलाने का समय आ गया है। हाँ वो तो है बहू, अब जल्दी खुशखबरी सुना दे। सभी हंसी मजाक करते हैं और खुशी खुशी काजल के पग फेरे की रस्म पूरी होती है। फिर सभी लोग वापस अपने घर लौटते हैं और फिर अगले दिन, अरे करोड़पति खानदान की बहू यहाँ सब्जी के ठेले पर, वो भी बार्गेनिंग करते हुए। लो करवा दी ना तुमने हमारी बेइज्जती, मिल गया सुकून। लेकिन मैं तो बस, आप क्या तमाशा बनवाना चाहती हो? चलो यहाँ से चुपचाप। करिश्मा काजल को लेकर घर के अंदर आती है। ये सारी चीज बालकनी से अश्विनी देख लेती है और काजल को कमरे में बुलाकर बात करती है। बहू, मैंने अभी देखा बाहर, क्या हुआ? तुम आसपास के लोगों की बातों पर ध्यान मत देना, उनका तो काम ही है कहना। और करिश्मा बहू दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी चिड़चिड़ी है। जी मम्मी जी, मैं सभी बातों को दिल पर लगाती ही नहीं हूँ। आप जैसी अच्छी सास और इतना अच्छा ससुराल पाने के बाद इन सब पर कौन ध्यान देता है? अब इस तरह काजल धीरे धीरे अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभालती है और सभी के साथ घुल मिल जाती है। फिर कुछ महीनों के बाद,
ओम जय जगदीश हरे। तभी काजल तुरंत बेहोश होकर नीचे गिरती है और आरती की थाल की आवाज से अश्विनी मंदिर आती है। काजल बहू क्या हो गया? अरे करिश्मा बहू, अरे विजय कहाँ हो? अरे जल्दी आओ, बहू बेहोश हो गई है। सभी लोग मंदिर में आते हैं। विजय काजल को उठाकर सोफे पर लेटाता है। बहू बेहोश कैसे हो गई? आप लोग घबराइए मत, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। फिर अभिषेक तुरंत फोन करके डॉक्टर को बुलाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर काजल का चेकअप करते हैं। खुशखबरी है, आप बाप बनने वाले हैं। डॉक्टर चला जाता है। गंगा देवी लाल मिर्च से काजल की नजर उतारने लगती है। मुझे शादी किए हुए इतने साल हो गए, अब तक मैं माँ नहीं बनी और ये आधी ही माँ बन गई। फिर अगले दिन, माँ 2 पराठे और दे दीजिए। पराठे तो किचन में है, मैं लेकर आती हूँ। नहीं बहू, तू आराम से खाना खा। करिश्मा बहू, किचन से पराठे तो ले आओ। ये गरीब प्रेग्नेंट हुई नहीं कि सब इसकी केयर करने लगे। करिश्मा सभी को पराठे दे देती है। सभी खाना खाकर अपने काम पर चले जाते हैं। तभी करिश्मा अपने कमरे में। काश मैं भी माँ बन पाती। काजल दरवाजे पर खड़ी सब सुन लेती है। दीदी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि आप माँ नहीं बनी? मेरे पेट में जो बच्चा है वो भी तो आप ही का है। क्या मतलब? इस बच्चे की एक नहीं 2 माँ होगी, एक मैं और एक बड़ी माँ आप। करिश्मा भावुक होकर काजल को गले से लगा लेती है। मैंने तुम्हें कितने ताने मारे, फिर भी तुम मुझे अपने बच्चे की माँ कह रही हो। काजल की बात से करिश्मा के मन में काजल के लिए हीन भावना खत्म हो जाती है और अब करिश्मा साथ ही पूरा परिवार मिलकर काजल का अच्छी तरह से ध्यान रखने लगते हैं। और फिर कुछ महीनों के बाद, अब 3रा महीना लग गया है, इनका खास ध्यान रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, मैं काजल का ध्यान रखूंगी। फिर करिश्मा काजल को लेकर वापस घर लौटती है और इसी तरह रात को। एक काम करती हूँ, देवरानी जी के लिए केसर वाला दूध बनाकर ले जाती हूँ। फिर करिश्मा तुरंत केसर वाला दूध बनाकर काजल के कमरे में ले जाकर उसे देती है। दीदी ये दूध किसके लिए है? तुम्हारे लिए। नहीं दीदी, मुझे दूध की स्मेल अच्छी नहीं लग रही है। बच्चों जैसे हरकत मत करो, जल्दी दूध पियो। करिश्मा अपने हाथों से काजल को दूध पिलाती है और अब इस तरह धीरे धीरे पूरा परिवार काजल का अच्छी तरह से ध्यान रखता है। कुछ महीने बीतते हैं और 7वां महीना लग जाता है। अरे भाभी संभल कर चलिए, सीढ़ियों पर कहीं पैर न फिसल जाए। जी नाना जी। फिर काजल बचा बचा कर सीढ़ियों पर से नीचे उतरती है और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती है। अरे आ गई बहू तू नीचे। इस समय जब पैर भारी हो तो इतना ऊपर नीचे नहीं करना होता। अरे दादी, क्यों ना मेरा और करिश्मा का कमरा ऊपर करके काजल और विजय को नीचे कमरे में शिफ्ट करवा दें। अरे लेकिन आप लोगों को मेरी वजह से इतनी परेशानी, इसमें परेशानी की क्या बात है? अब आने वाले नन्हे से मेहमान की सेवा सत्कार तो करना ही पड़ेगा ना। अब काजल और विजय नीचे करिश्मा के कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर दोपहर में, अरे अभी हाल फिलहाल मालिनी जी के घर उनकी बहू की गोद भराई हुई थी। कितनी अच्छी गोद भराई की रस्म थी। हाँ वो तो है, वैसे गोद भराई की रस्म तो अब अश्वनी जी के घर भी होने वाली है। आखिरकार करोड़पति खानदान का पहला चिराग वारिस जो आने वाला है, क्यों है ना अश्वनी जी? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, गोद भराई की रस्म तो होगी ही। हमारी बहू एक नन्हे से मेहमान को जो जन्म देने वाली है, हम लोग को इतनी बड़ी खुशी देने वाली है और हम उसकी गोद भराई इतनी धूमधाम से करवाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। इतना कहकर अश्विनी सब्जियां लेकर घर आ जाती है। फिर शाम को हॉल में, अब बहू का 7वां महीना लग गया है, गोद भराई की रस्म कर देनी चाहिए। अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। देवरानी जी की गोद भराई जो होने वाली है। अरे ऐसा गोद भराई करेंगे, ऐसी थीम रखेंगे कि बस सब देखते ही रह जाएं। अब मेरी गोद भराई की रस्म होगी, कितना मजा आएगा। तभी कृष्ण प्रसाद आते हैं। नहीं, गोद भराई की रस्म नहीं होगी। इसके पहले ही हमने इतनी देखभाल की है, अब गोद भराई की रस्म भी नहीं। आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या हो गया है आपको? जो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ। बहू की गोद भराई नहीं होगी। और तुम यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ अपने कमरे में। काजल मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है। अब तक तो सब ठीक था, अब अचानक क्या हो गया पापा जी? इस तरह क्यों बोल रहे हैं? कहीं ये सब शुरुआती दिखावा और नाटक तो नहीं था? अब मेरी गोद भराई की रस्म। वहीं हॉल में, क्या हुआ? आपने गोद भराई की रस्म के लिए मना क्यों किया? अरे बहू के सामने इसलिए मना किया ताकि उसे लगे कि हम रस्म नहीं कर रहे हैं और हम उसे सरप्राइज दे सके। अरे लेकिन बेचारी इस हालत में परेशान। आप चिंता मत कीजिए, भाभी को कुछ नहीं होगा और हम उनकी गोद भराई इतनी अच्छी तरह से करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे, एकदम यूनिक। काजल को बटरफ्लाई बहुत पसंद है, क्यों ना उसकी गोद भराई बटरफ्लाई थीम में रखें? हाँ हाँ यही थीम रखेंगे, एकदम यूनिक और हटकर। भाभी को कोई भी इस बारे में नहीं बताएगा और हम उनकी गोद भराई की रस्म बटरफ्लाई थीम पर करेंगे। फिर सभी लोग अगले ही दिन सुबह से ही गोद भराई की तैयारी शुरू कर देते हैं। अरे अरे भैया ध्यान से, ये क्या एक जगह ही बटरफ्लाई लगा रहे हो? पूरे घर को सजाइए और हर जगह लगाइए। जी जी मैम। वहीं दूसरी तरफ, अरे ये क्या भैया, आप एक ही तरह के सारे बटरफ्लाई ले आए? रंग बिरंगे लेकर आइए।
सॉरी मैं अभी ठीक करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ फोन पर, अरे क्या सच्ची? अरे हाँ बिल्कुल, मेरी बहू की गोद भराई है, थोड़ा हटकर तो हम रखना ही बनता था ना। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बहू की गोद भराई में जरूर आऊंगी। फिर अश्विनी फोन रख देती है और तभी डिजाइनर घर आता है। देखो, हमारे घर बटरफ्लाई थीम की एक पार्टी फंक्शन है, आप उसे उसकी अकॉर्डिंग सबकी ड्रेस डिजाइन कीजिएगा। क्या बटरफ्लाई थीम? हाँ बटरफ्लाई थीम, हम सभी की ड्रेस और खास करके मेरी बहू काजल की ड्रेस इसी थीम पर तैयार कीजिएगा। अश्विनी की बात सुनकर डिजाइनर ठीक बटरफ्लाई थीम पर बहुत ही सुंदर सुंदर जश्न तैयार करता है और अब इस तरह पूरे दिन तैयारी चलती है और अगले दिन शाम को। अरे ये चारों तरफ अंधेरा क्यों है? लाइट ऑन करती हूँ। काजल जैसे ही लाइट ऑन करती है वो हैरान रह जाती है। हॉल में नकली तितलियां, रंग बिरंगे पर्दे और छत से लटक रहे बड़े बड़े झूमर, साथ ही उड़ती हुई असली तितलियां, हल्की चमकती एलईडी लाइट्स पूरे हॉल में फैली थी, जो देखने में तितलियों की दुनिया लगती थी। सरप्राइज! क्यों भाभी, कैसा लगा आपको हमारा ये सरप्राइज? अच्छा सच में ये सब कुछ सिर्फ मेरी गोद भराई के लिए है? अरे तुम तो अभी से ही इतना हैरान हो गई, जब तुम अपनी बटरफ्लाई गोद भराई थीम की ड्रेस पहन लोगी ना, तब तुम्हारा क्या होगा? क्या मतलब? बहू एक बार तो अपने कमरे में जा और वहाँ रखी ड्रेस को पहन कर आ, तुझे खुद सारी बातें पता चल जाएंगी। ऑलरेडी बहुत हैरान थी और वो चुपचाप जैसे ही अपने कमरे में जाती है और ड्रेस को पहनती है, वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इतनी प्यारी सुंदर बटरफ्लाई ड्रेस मैंने पहनी है और इनके पीछे तो नकली पंख भी लगे हैं। तभी हॉल में सब काजल को बुलाते हैं। फिर जैसे ही काजल हॉल में आती है, मम्मी पापा आप लोग यहाँ? देवरानी जी मैंने उन्हें बुलाया है, आखिरकार आपकी गोद भराई है, अगर आपकी मम्मी पापा ना हो तो कैसी गोद भराई? काजल अपने माता पिता से कुछ बातें करती है और वहीं सभी लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं और बटरफ्लाई थीम की ड्रेस पहन कर आते हैं। कुछ ही देर में गोद भराई की रस्म शुरू होती है। थो मेरी प्यारी सी बहू को किसी की नजर न लगे। हाँ आज तो भाभी सच में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, भगवान इन्हें बुरी नजर से बचाए। मानना पड़ेगा अश्विनी जी, आपने अपनी बहू की गोद भराई सबसे हटकर की है। वही तो अमीर से अमीर लोग भी ऐसी गोद भराई नहीं करते हैं, सब एक्ट्रेस बुलाते हैं, हीरो हीरोइन को बुलाते हैं, और आप लोगों ने तो बटरफ्लाई थीम रखी, तितलियों को ही ले आए। ये डेकोरेशन, ये सारी चीजें मेरी बहू के लिए है, और ये सब हो भी क्यों ना, आखिरकार मेरी बहू भी तो इतनी प्यारी और सुंदर है। चलो चलो अब तारीफ बंद करो और रस्म शुरू करो गोद भराई की। गंगा देवी की बात सुनकर सभी गोद भराई की ड्रेस में शुरू करते हैं। डांस, म्यूजिक, हंसी मजाक के साथ काजल की गोद भराई की रस्म पूरी होती है। सभी मेहमान अपने घर लौट जाते हैं और फिर चल बेटा अब हम भी अपने घर जा रहे हैं, भगवान करे तेरी खुशियों पर किसी की नजर न लगे। हाँ बेटिया, तुझे हम लोग तेरे ससुराल वालों के साथ इतना खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश है। चल अब चलते हैं, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर रामलाल और शारदा भी अपने घर चले जाते हैं और काजल तुरंत सभी को गले लगा लेती है। अरे क्या बहू तू थी तो है ना? सच में मम्मी जी आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सच बताऊं तो मैं इस तरह का सपना देखा करती थी और आप लोगों की वजह से ये हकीकत में बदल गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी गोद भराई इतनी धूमधाम तरीके से होगी। इस तरह गोद भराई की रस्में खत्म होती हैं। कुछ महीने बीतते हैं और काजल एक नन्हे से बच्चे को जन्म देती है। कांग्रेचुलेशन, आपके घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया है। कितनी ज्यादा क्यूट और ज्यादा सुंदर है। थो मेरी परपोती को किसी की नजर न लगे। सभी काजल और नन्ही सी बच्ची की नजर उतारते हैं और कुछ दिनों में काजल अपनी बेटी के साथ घर आती है। फिर पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है।